हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, और ये पार्ट 9 है। इससे पहले मैं 8 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे, एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि उससे आगे पीछे का कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आए। सीटेट के साथ साथ ये सीरीज़ DSSS, NVS, KVS या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और पेपर 2 के साथ साथ यहाँ पे पेपर 1 एंड EVS और CDP की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सारी वीडियोस को आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कर चुके थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? अ सोशल साइंस एक्सकर्जन ट्रिप इन अ स्कूल involved a visit to Zero Bombdila Namdapha National Park, Tawang या फिर Lezeng Village, on which medium you could ask the student to mark the 2 states they had visited। अब ये बोल रहा है कि सोशल साइंस का एक्सकर्सन ट्रिप था तो हमने ये एरिया घूमा। अब आप बच्चों किस मीडियम में बोलेंगे कि वो इन दोनों स्टेट्स को मार्क करें, तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने क्या दिया हुआ है, मिजोरम एंड मेघालय ऑन अ मैप, कि वो मेघालय और मिजोरम को मार्क करें मैप पर। मणिपुर एंड सिक्किम ऑन टाइम लाइन, या फिर अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ऑन मैप, या फिर नागालैंड एंड त्रिपुरा ऑन टाइम लाइन। ओके, तो अब आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये एरियाज, ये कहाँ पर पढ़ते हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पढ़ते हैं। तो टीचर उनको क्या बोलेगा मार्क करने के लिए? अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर बोलेगा मैप पर मार्क करने के लिए। ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी इनकरेजेस टीचर टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब जो सोशल साइंस पेडागोजी होती है वो टीचर्स को इनकरेज करती है सिर्फ एक के अलावा। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, encourage learner to learn by reading local experience of the others and finding about their own। मतलब लोकल एक्सपीरियंस को देखिए लोगों के और आप अपने एक्सपीरियंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो इसके लिए तो टीचर ऑब्वियसली इनकरेज करेगा। तो ये तो हमारा नहीं है, एक्सेप्ट पूछा इसने कि इनमें से वो किसको नहीं करेगा इनकरेज। ओके, नेक्स्ट बोले प्रमोटिंग ऑल लर्नर्स टू गिव आइडेंटिकल आंसर टू क्वेश्चन सो दैट ऑल इम्प्रूव। मतलब सब वो ये इनकरेज करे सबको कि सारे बच्चे एक ही जैसा आंसर दे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल रटाया रटाया आंसर दे सब कुछ। तो इसके लिए तो हमें करना ही नहीं है कभी भी बच्चों को प्रमोट। तो ये क्वेश्चन ही हमारा, यही स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ते हैं, appreciate learner ability to make questions on the given subject content and accepting it as a valid test of the learning। कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी करें, इसके लिए बच्चों को अप्रिशिएट करना है तो बिल्कुल करना है भाई, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। फोर्थ इज गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू यूज देयर नॉलेज डेवलप्ड इन द क्लासरूम एट द कंक्रीट सिचुएशन, कि जो वो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ नाम के लिए ना पढ़े, उसको अपनी लाइफ में यूज़ भी करे। तो इसके लिए भी ऑब्वियसली उनको अप्रिशिएट करना है। बस हमें क्या करना है, सबको एक जैसा आंसर नहीं रटवाना, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। इनमें से कौन सा जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है? मतलब 3 आपको दिए होंगे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग के, एक जो है वो उसका नहीं है, वही आपको पहचानना है। ओनली बॉयज़ बीइंग इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन द फुटबॉल। अब देखो सिर्फ बॉयज़ की बात हो रही है तो ये तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल है, हमें पहचानना है जो नहीं है। ओनली गर्ल्स इन द क्लास आर आस्क्ड टू डेकोरेट द क्लास बोर्ड, तो इसमें भी सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है, ये भी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का एक एग्जाम्पल है। वाइल बॉयज आर ट्राइंग टू मोनोपोली द क्लास डिस्कशन एंड अटेंशन इज गिवन टू बोथ गर्ल एंड बॉयज टू इनकरेज पार्टिसिपेशन। बॉयज़ जो है मोनोपोली मतलब कि अपना ही अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं डिस्कशन में, लेकिन हमें दोनों को अटेंशन देनी चाहिए, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी, और दोनों के ही पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए। या फिर फोर्थ क्या बोल रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मेड टू सिट सेपरेट रो, कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग रो में बिठाया जाए, तो ये भी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का ही एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ही एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे चारों में से जो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का एक एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। Effective teaching of all social science would require
सोशल साइंस इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, परपीचुएटिंग ऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट, कि आप परपीचुएट करें, अतीत की जो भी सांस्कृतिक प्रथाएं उनको बनाकर रखें। तो जो अतीत की सारी प्रथाएं हैं भाई, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो पास्ट की, वो कुछ सही भी थी कुछ गलत भी थी, तो सबको तो बना के नहीं रखना है ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट हाउसोएवर ओल्ड दे मे बी, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है टेक्स्ट बुक को या जो लिटरेचर्स हैं उनको, कि वो कितने पुराने हैं। तो ये तो आप कर सकते हो, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो आप पास्ट टेक्स्ट को, ये किस इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। सी इज डिस्कार्डिंग ऑल सोर्सेज विच आर नॉन टेक्सचुअल, जो नॉन टेक्सचुअल सोर्स है सबको डिस्कार्ड कर देना, मतलब कि निष्कासित कर देना, तो ये भी आपकी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गिविंग प्राइमेसी टू ट्रायंगुलेशन ऑफ द सोर्सेज, मतलब स्रोतों के ट्रायंगुलेशन, त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, मतलब एक से एक को कनेक्ट करना, ठीक है, तो ये भी आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड डी, और ये दिए हुए हैं हमें किसमें, थर्ड ऑप्शन में, बी एंड डी इज द राइट ऑप्शन। जब आपको ना समझ में आए ना कि पॉजिटिव क्या है, तो आप ये देख लिया करो कि नेगेटिव कौन सा लग रहा है आपको, और उसके हिसाब से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, ये क्या बोल रहा है, सेंसिटिविटी ऑन अ सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज बाय, कि सेंसिटिविटी क्रिएट करना है, इनकरेज करना है बच्चों के अंदर सोशल जस्टिस के लिए, तो आप क्या इनकरेज करोगे बच्चों के अंदर, incorporating contemporary excerpts from people's struggle and stories of advocacy during the classroom discussion, कि जो पहले लोग स्ट्रगल कर चुके हैं पुराने टाइम में, पास्ट में, उनके बारे में बच्चों को बताना। नेक्स्ट दिया हुआ, कीपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन सोशल मिलियू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अनइक्वल पावर ऑफ द इक्वेशन, और ये बताना बच्चों को, ये डिस्कस करना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि किस तरीके से जो पावर थी पहले अनइक्वल थी, इक्वालिटी नहीं प्रिवेल करती थी उतनी ज़्यादा सोसाइटी में। नेक्स्ट इज इंगेजिंग इन क्लासरूम डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द सोशल जस्टिस, बच्चों के साथ डिस्कशन किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस दिए हुए, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे। एंड इज प्रॉम्प्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन द डिफॉल्टिंग चिल्ड्रन, जो डिफॉल्टिंग चिल्ड्रन है उनको दंड दिया जाए। तो जब आप पढ़ोगे यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात को लेकर, तो सिर्फ डी स्टेटमेंट ऐसी है जो सोशल जस्टिस को प्रमोट नहीं कर रही है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपके सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी है, क्योंकि देखो ए में बात हो रही थी कि हम डिस्कस करें पुराने टाइम में जो लोगों ने स्ट्रगल किया, बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि बच्चों को ये डिस्कस करें कि अनइक्वल पावर प्रिवेल करता था पहले सोसाइटी में, और थर्ड वाला कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको लेकर, जस्टिस से रिलेटेड उनके ऊपर डिस्कशन हो, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। तो ए बी सी जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये कहाँ पे दिया हुआ है हमें, सेकंड स्टेटमेंट में, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू, जो पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री है, शिक्षण शास्त्र है, वो क्या प्रयास करता है, कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कंस्ट्रक्ट करना हिस्ट्री को बेसिस के, सोर्सेज के बेसिस पर, ठीक है। तो ये राइट है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं बना देना, जिनके लिए सोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं के बेस पर हिस्ट्री बनाई जाए। ट्रेस कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द सोशल प्रोसेस इन द हिस्ट्री, जो कंटिन्यूटी है या चेंजेस हो रहे हैं सोशल हिस्ट्री के प्रोसेस में, उसको ट्रेस करना, ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्ट्री इंगेज विद द डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेप्ट द डोमिनेंट कम्युनिटीज व्यू। अब जब इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर लेना जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी उनके व्यूज़ को, तो ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, जो डोमिनेंट है, ठीक बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो अगर अत्याचार वाली बातें करोगे तो कैसे कर लेंगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। डी पढ़ते हैं, हिस्ट्री व्यू इवेंट्स बाय सिचुएटिंग देम विद इन द सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, जो हिस्ट्री है उसको आज के सोशियो पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में देखना, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, बी एंड डी, और ये कहाँ पे दिया हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर 2 में, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, The right to pollution-free air has been recognized as a part of which particular fundamental right in the India? जो राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर है ये किस राइट के अंदर रखा गया है, फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट टू इक्वलिटी के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर, राइट टू जस्टिस के अंदर, या राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो यस, अब
यहाँ से पता चल रहा है पॉल्यूशन फ्री एयर क्यों चाहिए, ताकि लोगों की जो लाइफ है उसमें कंसिस्टेंसी आए, लोग ज़्यादा टाइम तक जिए। आजकल क्या है, पॉल्यूशन की वजह से इतनी बीमारियाँ हो जाती हैं, राइट, तो लोग वैसे ही मर जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, राइट टू लाइफ। आपका राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, ये सब किसके अंदर आ जाता है, राइट टू हेल्थ के अंदर। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who coined the phrase unity in diversity to describe India? किसने ये एक मुहावरा यूज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, M.K. गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो फ्रेज था ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक स्टेटिक सा क्वेश्चन हो गया, हमारा जवाहरलाल नेहरू जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड? कितने मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते? आपको पता होगा 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है इसमें हम लोग 2 लोगों को इलेक्ट करते हैं, सॉरी इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट करते हैं, 2 पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं। और जो राज्यसभा होती है ना इसमें हम 12 पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लोकसभा में लोगों के द्वारा ज़्यादा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और जो नॉमिनेट होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। और राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ध्यान रखना, नॉमिनेटेड की बात हो रही है। तो हमारा 2 वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, In 2006, the form of government in Nepal changed from monarchy to dash। 2006 में नेपाल की गवर्नमेंट में चेंजेस आए थे। पहले वहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी यानी कि राजतंत्र हुआ करता था, फिर वो किस में चेंज हो गई, ऑटोक्रेसी में या फिर ट्रेनी में या फिर डेमोक्रेसी में या फिर ऑलिगार्ची में। तो अब आप बताइए यहाँ पे जो नेपाल की गवर्नमेंट थी वो मोनार्की से किस में चेंज हुई थी? तो यस, द राइट ऑप्शन इज डेमोक्रेसी। जो गवर्नमेंट थी नेपाल की 2006 में मोनार्की से चेंज हो गई थी डेमोक्रेसी में। अब जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं वैसे ही वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, तो वो डेमोक्रेसी में चेंज हो गई थी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप हमने जितना भी डिस्कस किया है आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आगे अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ आपके कमेंट्स के थ्रू, और नेक्स्ट सेशन में हम उसको बेटर बना पाएँ। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसी के साथ हमारा सोशल साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।